गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज की क्लास में हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है संस्कृत। कॉमन सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का। और हमारा आज का कॉमन टॉपिक रहने वाला है जल संरक्षण। लास्ट क्लास में हमने जल शुरू किया था, जल की इम्पोर्टेंस, जल कितने प्रकार के होते हैं, आचार्य सुश्रुत ने कितने टाइप के बताए हैं और आचार्य चरक ने कौन कौन से जल बताए हैं, उनका महत्व और उनके यूजेस हमने कर लिए थे। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे जल संरक्षण, पानी का बचाव कैसे करेंगे। तो पूजा, जल कितने प्रकार के बताए थे हमने, कुछ आइडिया? 2, 3, 4, 5, 7, 8? अंकित, 9 थे। अच्छा, 9 कौन कौन से थे? मेनली सबसे पहले जल कौन सा होता है? वेरी फर्स्ट, खुशी, अंकित, न्यू आइडिया कोई? मेनली सबसे पहले हमने बात की थी इंद्रजल। इंद्रजल वो कौन सा होता है? जो वर्षा जल होता है ना। उसका एक और नाम भी दिया था हमने, अंतरिक्ष जल। अंतरिक्ष जल बोला था ना। और अंतरिक्ष जल हमने बताया था प्योर जल है, ठीक है। और उसके बाद जहाँ जहाँ वर्षा का पानी गिरता है वहाँ की जलवायु से अटैच होके उसके प्रभाव से अलग अलग उसमें गुण पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से फिर जल 7 और 8 दो बताए हैं। एक में जो एक आचार्य ने 7 प्रकार के जल बताए हैं और एक ने 8 प्रकार के। जो कौप जल है वो एक आचार्य ने अलग से लिखा है, लेकिन जो आचार्य सुश्रुत उन्होंने उसी में काउंट कर लिया। हिमांशु, जल कितने प्रकार के हैं? 3 कौन कौन से? 2 कौन कौन से? हैं? जितने भी प्रकार है बता दे। खारो मीठो, बता कितने प्रकार के हैं सौरभ? सर एक तो दिया हम्म इंद्र, इंद्रिय नहीं, इंद्र जल। हाँ। सौरभ, कितने टाइप के हैं? हैं? 2 प्रकार के, कौन कौन से? भूमि जल और हाँ इंद्र जल। तो ठीक है, भूमि जल फिर कितने प्रकार के थे, आगे डिवाइड किए थे? 7 प्रकार के। कुछ याद है, कोई आइडिया कौन कौन से थे? हम्म 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 चौंडे, ठीक है, सही है। मतलब इस तरह से 7 8 थे। और मेनली सबसे पहला जल आचार्य चरक ने जो बताया था वो है इंद्र जल था ना। ये जल, ये तो मेन सोर्स है वाटर का। अगर वर्षा ही नहीं होगी तो जो 7 8 प्रकार है वो भी नहीं होंगे, ठीक है। और यही वर्षा का जल जब नीचे आता है, अलग अलग शहर में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग जगह पे जो जलवायु होती है उससे टच होके उसके गुण और उसके क्वालिटीज डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है? इंद्र जल, इसे अंतरिक्ष जल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसमें अपने आगे भी कई टाइप बताए थे, गांग जल, भौम जल, ठीक है। तो एक हमने आयुर्वेदिक महीने की बात की थी कि कौन से मास में जो वर्षा जल होता है वह ग्रहण करना चाहिए। कौन सा? अश्विन। हाँ, आषाढ़ नहीं, अश्विन।
हिमांशु, 12 महीने के नाम बता अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। हम्म, शुरू कहाँ से होंगे? चेता से शुरू नहीं होंगे हिमांशु। 12 महीने अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा है। दूसरा फागुन होता है तो पहला कौन सा है? माघ। माघ फागुन आगे। हम्म। आगे। अश्विन। अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष। हाँ, ये 12 महीने अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू कर रहे थे, जल संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ? हमें जल का बचाव कैसे करना है। ठीक है, जल को बचा के कैसे रखना है, नेक्स्ट जनरेशन तक हमने जल को सुरक्षित कैसे रखना है। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, अर्बनाइजेशन होती जा रही है। अर्बनाइजेशन मतलब गांव से शहर बनते जा रहे हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन क्या हो रहा है कि वाटर का यूज ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो खेतों में आजकल हर जगह हर बंदा ट्यूबवेल लगाने लग गया है ना, बोर करवाने लग गया गांव में शहरों में। उस हिसाब से क्या हो गया, वाटर लेवल अपना डाउन जाता जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें क्या करना है कि वाटर को संरक्षण करना है, पानी को बचाना है। ठीक है, अब आजकल क्या हो रहा है, बारिश कम हो रही है और पानी का यूज ज्यादा हो रहा है ना, तो वर्षा से ज्यादा यूज हो रहा है पानी का, इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए और जरूरी भी है। तो ये कह रहे हैं ना, नदियां तालाबें झीलें उपलब्ध जो भी साधन अपने पास वो सिकुड़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। और जो वाटर लेवल है, जल स्तर है भूमि का, वो डाउन आता जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या हो गया, आजकल जो पंचायतें हैं, जिला परिषद है और ये सब है, ये तालाब के संरक्षण पर जोर दे रही हैं। ठीक है, और जैसे कुछ स्थानों पे भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं, ज्यादातर मोस्टली अपने ये राजस्थान स्टेट में भूमिगत जो टैंक है वो ज्यादा बनाए जाते हैं घरों में, छतों से पानी होते हुए जो अंडर, हाँ हाँ कुंड बोलते हैं, जो अंडरग्राउंड जो टैंक होते हैं, पानी वर्षा का पानी जो है उसमें इकट्ठा किया जाता है, बाद में उसको समय समय पर उससे उसका यूज किया जाता है। तो यही कह रहे हैं, अगर हम संरक्षण नहीं कर पाए तो हमारी पीढ़ियों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमने कल जब बात की थी कि जल ही जीवन है, जल नहीं होगा तो बाकी सारे काम ठप हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर भी हमने जब बात की थी, जो सेल्स है इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के अंदर भी वाटर है, सेल के बाहर भी वाटर है, और जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है उसमें भी वाटर है। ठीक है, और मानव शरीर का 70% जो वेट है वो किससे है, पानी से है, जल से है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अब प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है पानी को बचाना, क्योंकि जो पानी हमारे पास है उसमें भी सारा पानी सारा जल प्योर नहीं है, कुछ हिस्सा ही यूज के लायक है हमारे। ठीक है, प्रयोग लायक कुछ हिस्सा ही जल है। अच्छा, उसके बाद क्या कि कुछ पानी में क्या हो रहा है कि जैसे शहरों में प्रदूषण है ना, अपने व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो व्हीकल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ साथ पोल्यूशन का जो ग्रेड है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो उसके कारण उसमें जो पानी हमारा है वो प्रदूषित होता जा रहा है। तो जैसे ये एक एग्जांपल दे रहे हैं, कहते हैं बेंगलोर जो है 1974 के बाद में कावेरी नदी पर डिपेंडेंट है, और उसके कारण क्या हो गया, जो कर्नाटक और तमिलनाडु है, ठीक है, उनके बीच में एक
विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि वाटर को लेके, पानी को लेके आपने सुना होगा हरियाणा और पंजाब का भी तनाव बना रहता है, सुना है क्या? SYL का मुद्दा जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, अखबारों में आप देखते होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हरियाणा और पंजाब में तनाव बना रहता है, तो इसका भी मुख्य कारण क्या है? जल, है ना? है SYL, ये यार नदियों के नाम है ना, यमुना और एक और कौन सी है वो, है यमुना लिंक ऐसा कुछ है, चलो जो भी है, मतलब है मेन तो मुद्दा तो पानी का ही है ना? पानी कम होता जा रहा है, तो जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा, आपस में राज्यों का, लोगों का, गांव का, शहरों का विवाद भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो संसाधन होते हैं, जब संसाधन फुलफिल होते रहेंगे तो किसी की लड़ाई नहीं होगी। अगर संसाधन कम है, पब्लिक ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा, झगड़ा होगा आपस में, जैसे आजकल वैकेंसियों को लेकर हो रहे हैं, है ना? वैकेंसी आती है 50, भरने वाले होते हैं 5 लाख, है ना? तभी आजकल PhD करके भी लोग छोले भटूरे बना रहे हैं, क्योंकि जॉब तो मिल नहीं रही, आजकल हर बंदा ही पढ़ा लिखा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जैसे एक गांव में कोई 8-10 लोग ही पढ़े लिखे होते थे, तो उनको क्या होता था पुराने टाइम में, जैसे अब हर चीज़ के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम शुरू हो गए हैं ना, कम्पिटिटिव एग्जाम भी है, उसके बाद में पहले मेंस, प्री होएगा, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू भी होता है। पहले डायरेक्टली क्या होता था, आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए और आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओ और नेक्स्ट डे से ज्वाइन कर लो। तो वो बात है, जब संसाधन कम होते जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, आपके बीच में कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम जब जल संरक्षण की बात करेंगे, तो पानी को हम कैसे कैसे बचा सकते हैं आपके हिसाब से? पानी का बचाव किस तरह से कर सकते हैं, बता सौरभ। पानी का बचाव कैसे कैसे करेंगे? हिमांशु, बता, पानी का बचाव कैसे करेंगे अपने? हम भी तो देश के नागरिक हैं, हमारे ऊपर भी तो फर्ज है ना, है ना? नेक्स्ट जनरेशन को पानी हम कौन देगा? आप ही देंगे, है ना? बड़े बुजुर्गों ने अपने को दे दिया, अब आप नेक्स्ट जनरेशन को पास करेंगे, तो उसके लिए, नेक्स्ट जनरेशन को पास करने के लिए बचाना भी जरूरी है, तो बचाएंगे कैसे? क्या क्या कदम उठा सकते हैं आपके? हम्म। हाँ, सेव करना चाहिए, और ज़्यादा से जैसे मान लो आपके घर में आपके घर में जैसे RO लगा हुआ है, लगा हुआ है क्या? उसमें जो एक पाइप जाती है, वो वेस्ट पानी होता रहता है, ठीक है? हाँ, तो ज़्यादा निकलता है, उसको इकट्ठा कर लो, उसको बर्तन में, कपड़ों में यूज कर लो, भाई उसको सीवरेज में भेजने की बजाय उसको सेव कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करो, है ना? पौधारोपण करेंगे तो फिर बारिश भी ज़्यादा होगी, है ना? क्योंकि पौधारोपण आजकल क्या होगा, पेड़ों की कटाई हो रही है, खेतों में भी लोग क्या कर रहे हैं, प्लाट काट काट के, है ना, प्लाट वगैरह काट के बेच देते हैं, ठीक है, खेती नहीं हो रही जहाँ। अब अर्बनाइजेशन जब बात करते हैं हम, शहर, गांव कम होते जा रहे हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या है कि जहाँ पहले पेड़ पौधे थे, वहां पे वो पेड़ पौधों को काट के कॉलोनियां बन जाती हैं, ठीक है। उसके कारण फिर क्या हो गया कि बारिश वगैरह होती नहीं है, ठीक है, फिर वो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है ना? तो फिर नेक्स्ट हमारा आ गया आदर्श कुआं, ठीक है। ये तो हमने जल संरक्षण की बात की है, इसके लिए समय समय पर सरकार भी कानून लाती रहती है जल संरक्षण से रिलेटेड, ठीक है।
आदर्श कुआं यानी कि सैनिटरी वेल्स, मतलब कुआं कैसे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए, किस प्रकार से बना होना चाहिए, जो आसपास में कोई मुर्दा घर है या और है उससे कितनी दूरी पे होना चाहिए, है ना, ताकि उसका पानी का जो गुण है, क्वालिटी है, वो खराब ना हो पाए। ठीक है, तो कह रहे हैं उचित स्थान पर अच्छी तरह से निर्मित पेयजल को प्रदूषण से बचाव के उपायों से युक्त कुआं स्वच्छता कुआं कहलाता है। जैसे हमने बताया ना कि स्वच्छ जगह पर, ठीक है, पीने का पानी अच्छे प्रकार से निर्माण हमें करना चाहिए। तो इसको कुएं को बनाया कैसे जाता है, कहते हैं एक खोदक ड्रिल करके या बोर करके कुआं बनाया जाता है। सबसे पहले जमीन देखेंगे हम, किस प्रकार की जमीन है, ठीक है, उसकी लोकेशन कैसी है, पोल्यूशन वगैरह तो नहीं है, ठीक है, आसपास में कोई जैसे शमशान भूमि या इस तरह के वो ना हो, ठीक है। तो बनाया कैसे जाता है, कहते हैं ड्रिल करके या बोर करके। फिर इसका कुएं का स्थान भाई ज्यादा ऊंचाई पर ना हो, ठीक है, ये कह रहे हैं हाँ, जब हम कुआं बनाएंगे तो वो ऊंचा होना चाहिए। तो जैसे मान लो गंदा पानी, कोई पानी अगर वहां पे भर गया या कोई मान लो है बैकफ्लो, हाँ, वो उसके अंदर जाके उसकी क्वालिटी को खराब ना करें, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं जो शौचालय टॉयलेट है या अस्तबल है, अस्तबल क्या होता है हिमांशु, घोड़ों को बांधते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो अपना मल वगैरह भी त्याग करते हैं, उससे मिलके फिर पानी उसके अंदर भी जा सकता है। इसलिए कह रहे हैं 15 मीटर से अधिक दूरी पर इनसे शौचालय वगैरह से दूर होना चाहिए। और जो मान लो गांव वगैरह है वहां पे 100 मीटर से कम दूरी पे होना चाहिए, ताकि लोगों को आसानी रहे पानी लेने में और ले जाने में। अच्छा, और क्या कह रही है, कुआं गहरा होना चाहिए है, और गहरा होना चाहिए ताकि वाटर लेवल जो है, मतलब उस पर पर्याप्त मात्रा में हाँ पानी हमें मिल सके। फिर लाइनिंग 6 मीटर 20 फीट ऊपर से ईंटों या पत्थरों की परत के कुएं के किनारे, वो जो आसपास का हम बॉर्डर बनाते हैं ना कुएं का, हाँ, और नीचे की ओर जमीन से 2-3 फीट ऊपर गड्ढे का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। और जो कुएं की दीवार है उसको किससे तैयार करते हैं हम, सीमेंट कंक्रीट और इन चीजों से मजबूत बनाएंगे, हाँ हाँ पक्की। और जो ये हिमांशु बता रहा था मूषक वगैरह, मूषक किसे कहते हैं, चूहे को, ठीक है, तो इनसे भी दूर। फिर जो वो आर बार जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं, है ना। तो वो क्या है, कुएं के चारों ओर 3 फीट की दूरी पर सीमेंट कंक्रीट, ये हमने बता ही दिया पहले, ठीक है। और एक वहां पे हम नाली बनाएंगे ताकि जब निकालते टाइम जो पानी निकलता है ना, फैला हुआ पानी, वो नालियां कुएं से दूर किसी गड्ढे में बहा देना चाहिए, ठीक है, उससे दूर थोड़ा सा कोई गड्ढा गड्ढा बनाएंगे और एक नाली बनाएंगे ताकि वो पानी थोड़ा दूर उससे आउट हो सके। तो अब फिर क्या करेंगे, उसको ढकने के लिए एक आवरण बनाते हैं कुएं में, ताकि ऊपर से कोई पत्ते वगैरह गंदगी वगैरह या फिर आंधी तूफान जब आता है तो उसमें गंदगी ना हो। और एक कुएं के ऊपर हम हैंडपंप लगाएंगे ताकि पानी निकालने में लोगों को, गांव वालों को, ग्रामीण वासियों को आसानी हो, ठीक है। तो इस तरह से ये सैनिटरी वेल और आदर्श कुआं होता है। फिर अब ये कह रहे हैं पानी की गुणवत्ता, उसके गुण कैसे होने चाहिए।
भौतिक यानी कि फिजिकली, केमिकली, है ना, और बायोलॉजिकली गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पानी की टाइम टू टाइम जांच करेंगे। ठीक है, पानी का सैंपल लेके उसका टेस्ट करते रहेंगे टाइम टू टाइम कि अब पानी की गुणवत्ता कैसी है। तो फिर कह रहे हैं कि आम लोगों की, उपभोक्ता की जिम्मेदारी क्या है। क्या जिम्मेदारी होगी? कुएं के अंदर अपने गंदे कपड़े लेकर ना धोएं, अपने जानवरों को ना नुआएं और कूड़ा करकट ना डालें। और वहां पे आसपास में जैसे पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं ना, तो टाइम टू टाइम उनको निकालते रहेंगे, मतलब जड़ें वहां पे पक्की ना होने दें। और क्या है, कुएं के दीवारों पे चिड़िया का या मतलब किसी पक्षियों का घोंसला ना बनने दें। ठीक है, और अच्छे से ढका होना चाहिए ताकि वही पत्तियां वगैरह कोई अंदर गंद कूड़ा करकट ना जाए। तो फिर ये तो हो गया आदर्श कुआं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। जब मॉडर्न साइंस में बात करते हैं, इसमें वाटर बताते हैं ना, पानी, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, सुना है क्या? क्या होता है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर? है, पछता नहीं है? अच्छा, और अच्छा, तो बिना पिए कैसे पता करेंगे आप ये सॉफ्ट वाटर है या हार्ड वाटर है? जो बोर का पानी होता है ना, वो हार्ड वाटर में है। बोर का क्या? हाँ, हार्ड वाटर हो सकता है। जिसमें यार, जैसे मान लो हम नहाते हैं ना, जिस पानी में अपने साबुन के झाग अच्छे खासे हो रहे हैं, तो वो तो सॉफ्ट वाटर है। ठीक है, जिसमें झाग नहीं होते वो हार्ड वाटर है। और ये होते किसके कारण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में ना। ठीक है, तो ये अब नॉर्मली अगर भी ना पिए भी हमें पहचानना हो तो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। तो अब ये कह रहा है कार्बोनेट, कठोरता। कठोरता किसके कारण प्रेजेंट है? कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। तो अब ये कह रहे हैं ना, जिस जल में उपर्युक्त लवण नहीं घुले होते, ठीक है, नमक सा नहीं होता उसमें ना, और उसमें साबुन के झाग खूब उठते हैं, वो क्या है? हिंदी में बोले तो मृदु जल, और इंग्लिश में बोला तो सॉफ्ट वाटर। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि जो टेम्परेरी हार्ड होता है ना, टेम्परेरी हार्डनेस होती है, वो तो पानी की उबालने से भी खत्म हो जाती है। जब पानी को हम उबाल लेंगे तो वो जो टेम्परेरी हार्डनेस होगी वो उबालने से खत्म हो जाएगी। है ठंडा, पता नहीं चलता, लेकिन हार्डनेस उसकी खत्म नहीं होगी ठंडे करने से। हाँ, बॉईल करने से उसकी। फिर क्या है? स्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट जो हार्डनेस है। इसमें क्या है? परमानेंट में क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट होता है, क्लोराइड और नाइट्रोट के कारण होती है। और वो किसके कारण थी? टेम्परेरी किसके कारण थी? कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और इसमें क्या हो गया? सल्फेट। कौन कौन से सल्फेट? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसमें मैंने आपको बताया ना, साबुन के झाग नहीं उठेंगे, है ना, तो ये है हार्ड वाटर। और इसमें अब क्या है कि ये जो परमानेंट हार्डनेस है ना, ये बॉयल करेंगे तब भी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सॉफ्ट जो वाटर है उसकी कठोरता क्या है? 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी कम होगी, और जो मीडियम है उसकी 1 से 3, और हार्ड है जो वो 3 से 6।
और जो बहुत ज़्यादा हार्ड है से अधिक होगी। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ हार्डनेस, यानी कि हार्ड वाटर के नुकसान क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला नुकसान तो यही है, अपने साबुन ज़्यादा से ज़्यादा हाँ ज़्यादा उपभोग करता है। ठीक है, जल्दी ख़त्म होती है वो। अच्छा, और क्या है, गर्म करने पे कार्बोनेट अपक्षेपित हो जाते हैं, बॉयलर में स्केलिंग का कारण बनते हैं, इससे ईंधन की खपत बहुत अधिक होती है। ठीक है, खाना पकाते समय क्या होता है, जो अपना खाना होता है, भोजन होता है, वो प्राकृतिक रंग रूप अपना खो देता है। फिर नेक्स्ट, कपड़े जल्दी फटने लग जाते हैं हार्ड वाटर के कारण। ठीक है, और हाँ पाइपों में वो जो कहते हैं ना शोरा जम गया है ना, हाँ वाइट वाइट सा, दीवारें भी खराब हो जाती हैं, और जो अपने कलर कर हैं क्या कहते हैं, नूई नूनिंग, अच्छा, और दीवारें जो कलर वगैरह हैं जल्दी पपड़ियाँ वगैरह सी आने लग जाती हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो हार्ड वाटर है उसका इलाज कैसे, ट्रीटमेंट क्या होगा। एक तो उसे उबालेंगे, हमने जब बात की ना, जो कठोर वाटर है ना, कठोर पानी है, कठोर जल है, उसमें एक तो हमने बात की थी जो अस्थायी है ना, टेम्परेरी हार्डनेस है, वो तो बॉइलिंग से दूर हो जाएगी। ठीक है, फिर लेकिन उसमें क्या कि उबालने से क्या है, एक तो वो महंगा है और टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर सेकंड क्या है, चूना मिलाना, चूना होता है ना जो वाइट वाइट सा, वो मिलाने से भी टेम्परेरी हार्डनेस दूर हो जाती है। तो उसमें यार यही होते हैं कैल्शियम और सल्फेट, मतलब इसमें वो मतलब थोड़ा एसिडिक सा होता है। फिटकरी नहीं है, फिटकरी अलग है, फिटकरी अलग है। हाँ हाँ, उससे भी शुद्धि तो होती है जल की। हाँ, फिटकरी से भी शुद्धि होती है जल की, कई लोग डालते हैं अपनी टैंकियों में, लेकिन उससे टेस्ट का फर्क आ जाता है थोड़ा। हाँ, फिर क्या है, परम्यूटाइड प्रक्रिया, वेस्ट एक्सचेंज प्रक्रिया, ये क्या है, इस विधि का उपयोग बड़े जल भंडारों में किया जाता है। जो हाई लेवल के जो होते हैं उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, ये बेस एक्सचेंज। अब ये क्या करता है, ये अस्थायी और स्थायी, यानी कि टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस दोनों को दूर करता है। कौन सा प्रक्रिया, बेस एक्सचेंज प्रक्रिया। तो अब ये करेंगे, इस पानी को शून्य कठोरता तक मृदु बनाया जा सकता है, यानी कि इसको पूरा सॉफ्ट बना दिया जाता है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, जल का फ्लोराइडीकरण, फ्लोराइडेशन होती है ना पानी की, पीने के पानी में 0.5 से 0.8 ppm सांद्रता में फ्लोराइड सिस्टम है। ठीक है, क्लोरीन की कमी से क्या होता है, दांत कईयों के जैसे पीले पड़ जाते हैं, या लाइनिंग सी आने लग जाती है दांतों में, हाँ दांत फटने भी लग जाते हैं। खून तो वो तो जैसे मान लो अपने गम्स है ना, मसूड़े होते हैं गम्स, उसमें दिक्कत के कारण कुछ विटामिन के, बी कम्प्लेक्स की कमी के कारण भी हो जाते हैं खून, तो वो तो उसको पायरिया बोलते हैं, है ना, जो ये वो मसूड़ों से आता है, लेकिन ये फ्लोराइड की कमी कारण लाइनिंग हो जाती है, दांत फटने लग जाते हैं, कच्चे भी हो जाते हैं। तो इसलिए उस चीज को दूर करने के लिए पानी में फ्लोराइड मिलाया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, पानी का डीफ्लोराइडेशन, डीफ्लोराइडेशन, तो ये कह रहे हैं कि ज्यादा मात्रा में भी फ्लोराइड क्या करता है, नुकसान करता है, हानिकारक होता है शरीर के लिए। तो अब फ्लोराइड क्यों
निकालने के लिए क्या मिलाया जाता है? फॉस्फेट। डीफ्लोराइजेशन के लिए फॉस्फेट मिलाया जाता है। डीफ्लोराइड किया जाता है किसके कारण, किसके द्वारा किया जाता है? फॉस्फेट के द्वारा, क्योंकि ज्यादा फ्लोराइड भी क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उसके बाद क्या है? दूषित जल की अशुद्धियां, इम्प्योरिटी ऑफ वाटर। तो कह रहे हैं कि जो मान लो इम्प्योरिटी होगी, ठीक है, प्योर जल नहीं होगा, यानी कि अशुद्ध जल होगा, उसमें क्या क्या होगा? कैसा होता है पानी? जैसे मान लो कोई तालाब वगैरह है, उसमें पक्षी मर गए, है ना, पशु मर गए, या लोगों ने कूड़ा करकट डाल दिया, ठीक है, हाँ, दूषित पानी हो गया। ऐसे इम्प्योर जल होते हैं जिसमें जलचर पक्षी मर जाएं। जलचर कौन से होते हैं? हैं? मछली हो गई, मेंढक हो गई, वो पक्षी थोड़ी है ना। जलचर पूछा था आपने। हाँ, जल में रहने वाले होंगे ना जलचर तो। जलचर पक्षी भी लगा दिया ना इन्होंने नाम के साथ है। बतख हो गया। जलचर पक्षी बोल रहे हैं, जल के ऊपर चलते हैं ना जो, जैसे बतख होगी, है ना, इस तरह के पक्षी अगर उसमें मर जाएं, या फिर पक्षी उस पानी को पीकर क्षीण हो जाएं, ठीक है, कमजोर पड़ने लग जाएं। और क्या है? जो जल कीचड़, शैवाल, कमल के पत्तों से व्याप्त हो, मतलब हाँ, इनसे भरा हो। और क्या है? जो जल चंद्रमा, सूर्य और वायु के संपर्क में ना आता हो। जैसे जो एक स्टैंडिंग वाटर होता है ना, खड़ा पानी होता है, या फिर ज्यादा मतलब गिरा वो जंगल होता है ना, गहरा जंगल होता है, उसके अंदर कुछ मान लो ना तो उसको धूप लगती है ना, ना सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ना चंद्रमा का, ठीक है, तो वो भी जल अच्छा नहीं होता। और क्या कह रहा है? नील, पीत, हरित आदि वर्ण युक्त हो, यानी कि नीला, पीला और हरा, या फिर है अमल और लवण। अमल क्या है? अमल क्या है? खट्टा। लवण क्या है? लवण वैसे किसको कहते हैं? नमक को, ठीक है। और क्या है? जिस जल में पशु पक्षी या इंसानों का मल मूत्र हो, ठीक है। अब षड जल दोष, षड जल दोष, षड किसको कह दिया? छह को, ठीक है, यानी कि छह दोष कौन से हैं? स्पर्श, स्पर्श में जो खरता, यानी कि खुरदरा, पिछलता, पिछलता क्या है? चिपचिपाहट, उष्णता एवं दंत अग्रहिता, यानी कि जब पिएंगे तो दांतों में सेंसेशन टाइप होती है, हाँ, झंझनाहट, ठीक है। फिर क्या है? रूप में, रूप यानी कि दिखने में कैसा होगा? कीचड़ युक्त हो, चित्ता, शैवाल वगैरह हो, और अलग अलग रंग का हो। फिर बात कर लेंगे हम रस की। रस यानी कि उसका टेस्ट, किसका हो? किसी भी रस का होना, क्योंकि पानी का एक गुण बताया था ना अपने, अव्यक्त रस होता है, यानी कि कोई टेस्ट नहीं होता पानी में, ठीक है, टेस्टलेस होता है। अगर उसमें कोई ना कोई टेस्ट आने लग गया, यानी कि उसमें अशुद्धि है, ठीक है। फिर गंध, अनिष्ट गंध आना, यानी कि कोई भी किसी प्रकार की गंदी स्मेल आना उसमें, तो भी वो अशुद्ध जल है। फिर क्या है? वीर्य, क्या है? तृष्णा, गौरव, तृष्णा क्या होती है? प्यास। और गौरव क्या है? गौरव यानी कि भारीपन होता है, ठीक है। और शूल क्या है? दर्द। कफ पर से एक, कफ को बढ़ाने वाला, तो ये भी, हाँ। विपाक क्या है? हाँ, ऐसे 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 जो अगर लक्षण होंगे तो वो अशुद्ध है, ठीक है। विपाक क्या है? जो देर से पचता हो। और विष्टम्भ, विष्टम्भ यानी कि पेट को भारी कर देगा। आप हाँ।
फिर आप आज का इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।